2020. Jeez.
22। संख्या लें
Menu presentation. Valuable friends. Presentation. 让你让视频来几个。यार फ्री होते अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छे आ गए। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। आज आप लोगों ने अपना कैमरा भी ऑन करना है। कैमरा बेटा ऑन करना है आप लोगों ने आज। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि मेरी क्लास के अंदर एनरोल हैं और वो क्लासेस नहीं ले रहे कुछ दिनों से, तो पता नहीं इसकी क्या वजह है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। सर अभी तो मार्क्स उतार रहे हैं।
कोरोना बहुत फैल गया, मास्क की बात करें आप। और आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पढ़े हैं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा? नो सर। राइट। कोई चीज डिस्कस करना चाह रहे हैं, प्लीज लेट मी नो। जो कुछ भी अभी तक पढ़ा है वो उन नोट्स में है ना, वो जो उधर शॉप पे मिलते हैं? अभी तक आपने लिए नहीं है बेटा? सर मैंने ले लिए हैं। ले लिए हैं तो बेटा फिर वो आपको पता होना चाहिए कि उसमें सब चीजें उधर से ही पढ़ी हैं। सर मेरा वो पहली 2 क्लासेस मिस हो गई थी तो इसलिए वो पूछा था। कोई इश्यू नहीं है, सारा कुछ उसी में बेटा। तो सही है सर। सर मुझे आपकी बुक एलिमेंट्स में शो नहीं होती, आप काइंडली मुझे इग्नोर कर रहे हैं बुक में। बेटा यहाँ पे गुलाम रसूल ने नंबर लास्ट टाइम शेयर किया था, दोबारा वो कर देंगे। ओके सर। उन्हें टेक्स्ट कर दीजिएगा, वो आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे। गुलाम रसूल सुन रहे हैं आप मुझे? गुलाम रसूल ने ज्वाइन किया है? मैं नो सर, नहीं किए हैं अभी तक। ये बुरी बात है ना यार। ग्रुप का किसी को और को भी एडमिन बनाते हैं ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं समझिए बेटा। सर आपका ऑफिस कहाँ है यूनिवर्सिटी में सर? जी बेटा है। सर आपका ऑफिस कहाँ पे होता है यूनिवर्सिटी में? जी बेटा ऑफिस यूनिवर्सिटी में ही है मेरा ऑफिस। सर पूछ रहे हैं कहाँ पर है? लाइब्रेरी बिल्डिंग में। ओके गाइस, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया शुक्रिया। क्लास की स्ट्रेंथ 75 की है, अभी तक सिर्फ 42 लोगों ने ज्वाइन किया है। इसकी क्या वजह है? सर आई थिंक कुछ लोगों को शायद लिंक्स वगैरह नहीं मिल रहे, या कुछ ग्रुप्स में भी कुछ लड़के उनको नहीं पता कि कैसे ग्रुप्स में ऐड होना है, तो अभी मेरे ख्याल में लेकिन उनको मैंने तो सब लोगों को ग्रुप में लिंक भेजा, 75 से ज़्यादा लोगों को बल्कि लिंक दिया है। और मैंने तो किसी को, यानी कि जितने बच्चे मेरी क्लास में एनरोल हैं सबको मैंने लिंक भेजा। फिर पता नहीं सर वो खुद जानबूझ के नहीं ले रहे होंगे, या कोई उनका अपना इशू होगा। अटेंडेंस के मामले में थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है। यस सर। सर आपका लेक्चर तो हम लेते हैं मज़े से, क्योंकि आप ही हैं जो फिलहाल अच्छा पढ़ाते हैं। जितने भी टीचर्स हैं ना, आपके लेक्चर, आपकी बातें बड़ी अच्छी हैं माशाल्लाह। चलो माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात की आपने कि आपको समझ आ रही है मेरी। बिल्कुल और सर। यही चाहिए बेटा कि जो चीज़ें आपको मतलब आप सर एक्सप्लेन अच्छा करते हैं बहुत ज़्यादा ना, हर पॉइंट ऑफ व्यू हर चीज़ बताते हैं, फिर आप हमें भी मौका देते हैं, तो ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ आपके हमें अच्छी लगती है। सही है, सही है, अच्छी बात। चले सर आप जनाब, इंग्लिश के साथ साथ सर फिर आप उर्दू भी बताते हैं कि इस तरह जो सर बच्चे हैं जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती इतना ज्यादा, ठीक है, और आप उर्दू के साथ बता देते हैं ना, साथ साथ बच्चे की अच्छी वो हो जाती है। ऐसे तो नहीं कि सर आते हैं अगर इंग्लिश में सब्जेक्ट है तो जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है चलो वो तो पढ़ाए ना इंग्लिश में, उसमें भी कुछ बता दें कि जैसे होता है उसकी मीनिंग। और सब्जेक्ट हैं जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग है और भी है, ठीक है, इसमें तो बता दिया करें ना। जैसे इंग्लिश पढ़ाते हैं उसके साथ साथ उर्दू भी पढ़ाया करें कि इसका ये मीनिंग है, ऐसे हुआ था, जैसे होता है सर। आप अच्छा इस तरह बेटा, पढ़ाते हैं, उर्दू भी साथ साथ पढ़ाते हैं, समझा देते हैं। असल बात ये है, वैसे सब टीचर बराबर होते हैं तो ना सब टीचर तो सब
नहीं आपकी बात ठीक है, लेकिन बेटा आप लोगों को इस थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मैं अगर, क्योंकि हमारे यहाँ पे मीडियम ऑफ जो इंग्लिश है, जो इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है, तो आप लोग अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। अब आप यूनिवर्सिटी लेवल में बैठे हुए हैं, आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि जैसे आप दूसरी क्लासेस में फीड आपको किया जाता था वैसे ही अभी आपको फीड किया जाए। तो आई वुड बी सजेस्टिंग यू के बेटा आ रहा हूँ मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा इम्प्रूव करें, एक बात। और दूसरी बात यह है कि लर्न करने की कोशिश करें, टाइम लगाएं, फिर इंशाल्लाह सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जी बेटा क्या कह रहे हो माहम? सर आप हमें क्विज के बारे में थोड़ा गाइड कर देंगे, लाइक जैसे कि जी अभी बेटा, हमारा होना अच्छा था तो नहीं हुआ। अच्छा ठीक है बेटा, मैं करता हूँ, लेकिन कुछ बच्चे ज्वाइन कर लें। एक मिनट के अंदर हमने लेक्चर शुरू करना है, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं इनके आप लोगों को बताता हूँ, ठीक ठीक है सर। है? तो बच्चे ज्वाइन कर लें। सर क्या आज क्विज नहीं हो रहे? बेटा कोशिश क्योंकि मेरी थी कि कैंपस पे क्लास हो, लेकिन अभी ऐसे लग रहा है कि सारी क्लासेस ही ऑनलाइन हो जानी है। कोरोना बहुत फैल रहा है और गवर्नमेंट इसके ऊपर इनिशिएटिव ले रही है, तो अब हमें ऑनलाइन मोड पे जाना पड़ेगा। ऑनलाइन मोड के ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे हमारे, वो हम फिर सर ऑनलाइन के सारी क्लासेस सर ऑनलाइन ही है, हमारी तो पहले भी ऑनलाइन ही है सारी। सर इन्होंने इन कैंपस की हुई है, उसकी हमें नहीं समझ आती कि उससे कोरोना नहीं फैल सकता। तो वो कोरोना तो एक क्लास में फैल सकता है, या फिर आप सबको ऑनलाइन करो सब क्लासेस को, या फिर सब इन कैंपस करो। ये हाइब्रिड की हुई है इन्होंने। 2 वीक्स में एक 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 घंटे की एक लेक्चर्स कैंपस में स्पेशल लड़के लेने आए। तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है क्या कर रहे हैं। और ठीक है सर और जो यूनिवर्सिटी है ना, यूसीबी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, इसमें भी बच्चे ऑन कैंपस की क्लास ले रहे हैं। ठीक है सर, हमारी महीने में हमारी 4 क्लास होती है ऑन कैंपस, और हमारी 26 क्लास होती है ऑनलाइन। और उसके बाद सर जी जो हम आप पढ़ाएंगे, आपके सामने बैठे होंगे, जो आपके सामने बैठ कर पढ़ेंगे उसकी और बात होगी। ऐसे तो नहीं सर, लेक्चर ऑनलाइन साजी आप खुद बताएंगे, अभी इससे कुछ फायदा होता है सर? बेटा ये आप लोगों को पता है, ये कोरोना की वजह से सब कुछ हो रहा है, नहीं तो पहले कभी भी हमने अपने बच्चों की जो क्लासेस ऑनलाइन ऑनलाइन ये तो कोरोना की वजह से शुरू हुआ है। आज तक जितने भी आपके जो आईआर के अंदर या यूनिवर्सिटी में जो जितनी भी क्लासेस होती थी, वो सारी की सारी ऑन कैंपस होती थी। लेकिन क्योंकि अब दोबारा से कोरोना फैल रहा है और ये सुना है इस दफा ज़्यादा फैल रहा है, तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ये कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को बंद कर दे, और अगर ऐसा हुआ तो हमारी सारी जो क्लासेस हैं ऑनलाइन। ओके गाइस, 10 मिनट हो गए, अब हम शुरू करते हैं। So Bismillahirrahmanirrahim. In my last class, we started to talk about the constitution making process in Pakistan. हमने constitution making process को पढ़ना शुरू किया था in last class के अंदर। And making a connection with my last lecture, हम जो 2-4 चीजें मैं आप लोगों को बताता चला, उसके बाद आगे देखते हैं कि as I told you in my last class, whenever there used to be any newly independent state, the first and the foremost thing for that newly independent state is to make their unanimously approved constitution. उन्हें अपना constitution बनाना होता है। Without a constitution, a state used to be like a blind person. वो एक blind person के तौर पे होती है, उसको नहीं पता होता उसने क्या करना है। So constitution is everything for any state. किसी भी रियासत, जो भी रियासत आज़ाद होती है, उसकी सबसे important चीज़ क्या है कि वो constitution बनाए। And when Pakistan came into being in 1947, जब पाकिस्तान 1947 के अंदर 14 अगस्त 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, the first and the foremost thing for Pakistan was also to make its unanimously approved constitution. But because of some reasons, वो reasons क्या थी, और those reasons we will be learning in today's lecture, वो हम पढ़ेंगे। तो we took almost 9 years to make our constitution, and India which got the independence on the same day as we did, but make their constitution in less than 2.5 years. So what were the reasons that why we remain unable to make our unanimously approved constitution? हम अपना आइन, मुल्क का आइन क्यों नहीं बना सके? क्योंकि सबको पता था कि आइन बनाना सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, क्योंकि उसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। और हमने 9 साल लिए और इंडिया ने 2.25 साल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। क्यों? वजह। These are the things that we are going to learn today.
और इसके ऊपर मैंने कहा था कि वी गॉट आवर फर्स्ट यूनानिमसली अप्रूव्ड कॉन्स्टिट्यूशन इन 1956। पहला पाकिस्तान का जो आइन था 1956 में नाफिज हुआ। ओके, उसके बाद तो क्या मुल्क चल नहीं रहा था, क्या प्रॉब्लम थे मुल्क के अंदर, कैसे मुल्क चल रहा था? तो इंडियन एक्ट ऑफ 1935 विद फ्यू मॉडिफिकेशन इन इट वाज टेकन एज एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडियन जो एक्ट था 1935 का विद फ्यू मॉडिफिकेशन इन इट, कुछ तब्दीलियां करके उसके अंदर, दैट वाज टेकन एज द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। उसको पाकिस्तान का इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन मान लिया गया और फिर पाकिस्तान को चलाया गया। और फिर उसके बाद द वेरी फर्स्ट थिंग रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ द स्टेट, मुल्क को चलाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो पहला काम हुआ वो ये था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, CA, वर्ड कौन सा बोला? इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन। सॉरी सर आपने कोई वर्ड बोला है इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह कुछ वर्ड बोला आपने? इंटरिम जिसको अबूरी कहते हैं या आर्जी तौर पे कहते हैं, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन। तो पाकिस्तान के जो अफेयर्स थे उसको 1947 के अंदर इंडियन एक्ट ऑफ 1935 विद फ्यू मॉडिफिकेशन इन इट वाज टेकन एज इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन। उसको इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे लिया गया। इंटरिम का मतलब होता है आर्जी तौर पर, जब तक हमारा नया आइन नहीं बनना था तब तक मुल्क को एक खास आइन अबूरी कहते हैं, इंटरिम कहते हैं, टेम्परेरी कहते हैं, उसके मुताबिक मुल्क को चलाया जाने लगा। और फिर सबसे मुल्क को तो मुल्क में एक एडहॉक या आर्जी आइन लगा दिया गया। और लेकिन असल आइन बनाने का काम अभी शुरू होना था। वो कैसे शुरू हुआ? जो 1946-47 के जो इलेक्शंस हुए थे, उन 1946-47 के इलेक्शन में जो ज़्यादातर लोग जीते थे उनको मिलाकर एक असेंबली बनाई गई जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसका नाम क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसको कहते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हैविंग द मेंबरशिप initially 59 members, and then the membership was increased to 69 members. Then later again 10 members were more added, and the point when it was dissolved, जब इसको डिसॉल्व किया गया था तो उस वक्त इसकी जो टोटल मेंबरशिप थी वो 79 मेंबर्स थे। ओके राइट गाइस। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड एंड दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हैविंग द रिस्पांसिबिलिटी टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने मुल्क का आइन बनाना था। एंड द सेकंड रिस्पांसिबिलिटी इस असेंबली का ये था टू एक्ट एज अ फेडरल लेजिस्लेचर, यानी कि कानून साज असेंबली के तौर पे भी ये एक्ट करेगी, टू एक्ट एज अ फेडरल लेजिस्लेचर एंड टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये वो चीजें जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की, आज वहां से हम शुरू करते हैं आगे। उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, देन व्हाट हैपेंड, ये जब सारी चीजें हुई हैं उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं कह रहा बेटा, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी कि बनाने वाली, मिलकर कंपोज ऑफ करने वाली जो इसको कहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जैसा कि मैंने बताया देयर वर टू रिस्पांसिबिलिटीज इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। पहले क्या थी? दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सपोज्ड टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मुल्क के लिए एक नया आइन बनाना है। एंड सेकंड थिंग इसकी ये थी कि इट वुड बी व्हाट यू कॉल इट, कि ये फेडरल लेजिस्लेचर मींस पार्लियामेंट के तौर पे काम करेगी। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस स्टार्टेड विद द बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी। एक बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी बनाई गई जिसकी इनिशियल मेंबरशिप 24 थी और कहीं कहीं 26 मेंबर्स भी लिखे हुए हैं। इनिशियल मेंबरशिप इसके जो इनिशियल मेंबर्स जो थे इसके वो 24 थे, 24 थे, और कहीं कहीं पर हमने 26 भी पढ़ा है। तो एक बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी बनाई गई थी। इस बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी का क्या किरदार था? उसका ये किरदार था कि उसने बेसिक फीचर्स, द स्ट्रक्चर of the constitution was to finalize. इसलिए as the name is suggesting, इसको कहते हैं BPC, Basic Principles Committee। ऐसी कमेटी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स को फाइनलाइज करना था। और इसकी मेंबरशिप मैंने जैसे कि आपको बताया 24 थी और कहीं कहीं पे 26 भी लिखी हुई है। तो इस कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था और फिर वो फेडरल लेजिस्लेचर जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें पेश होना था और पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर डिस्कशन होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू बी अप्रूव्ड। लेकिन
in order to assist the basic principles committee को assist करने के लिए सब कमेटीज वर आल्सो बीइंग मेड, सब कमेटीज भी बनाई गई थी। अब वो सब कमेटीज कौन कौन सी थी? वो सब कमेटीज ये थी कि सबसे पहले जो बहुत सारी सब कमेटीज बनाई गई। फॉर इंस्टेंस एक सब कमेटी बनाई गई जिसका नाम था सब कमेटी ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, एक सब कमेटी ऑन द फेडरल लेजिस्लेचर, एक सब कमेटी ऑन द व्हाट यू कॉल इट, आप उसको कहें कि जुडिशरी के ऊपर एक सब कमेटी ऑन द फॉर्मेशन एंड पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव, एक सब कमेटी ऑन द पार्लियामेंट्री अफेयर्स, एक सब कमेटी ऑन द पावर्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नर्स वगैरह वगैरह। So there were different subcommittees, and these subcommittees were supposed to finalize their recommendations, and those recommendations were to be submitted to the Basic Principles Committee, and then Basic Principles Committee, after finalizing all those suggestions, were to be submitted to the Constituent Assembly, and then जब ये सारी चीजें Constituent Assembly में जानी थी तो on the floor of Assembly ये discussions होनी थी, discussion के बाद ये Constitution बनाना था। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई बात पूछना चाह रहे हैं, कोई चीज के लिए नहीं हो रही, लेट मी नो, फिर आगे चलते हैं। जी बेटा। क्लियर है सर? ओके, दैट्स ग्रेट। Then what happened? Acha, very important with reference to the constitution making, a very important initiative was being taken by the government of Pakistan in 1949 under the leadership of Liaquat Ali Khan, the very first Prime Minister of Pakistan, and an objective resolution was passed. Objective resolution क्या है जी? Objective resolution को in Urdu you call it Qaraardad-e Maqasid, and Qaraardad-e Maqasid is having different points. And the very first point and the very important point is related to the sovereignty. And in objective resolution, it is written that sovereignty lies to Allah Almighty. Sovereignty किसकी है? Allah Almighty की है इस दुनिया के अंदर। और not a single law would be made in our country. हमारे मुल्क में कोई भी ऐसा कानून नहीं बनेगा which comes in conflict to the जो मुल्क के आइन के जो मुल्क के which comes in conflict to the spirit of Quran and Sunnah, जो कुरान और सुन्ना की स्पिरिट के खिलाफ हो। तो ये जो सारी चीजें थी ये बनाई गई और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। अब याद रखिएगा इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वो इतनी है कि हमारे हर कॉन्स्टिट्यूशन में, चाहे वो 56 का कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो हमारा 62 का कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो हमारा 73 का कॉन्स्टिट्यूशन हो, हर कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है दैट इज कंपोज ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से बनाया गया। और बच्चों मेरी बात समझ आ रही है? तो यानी कि ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स था, इसने बनाना, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने बताया कि पाकिस्तान के अंदर एक भी कानून ऐसा नहीं बनेगा जो कि कुरान और सुन्नत के कॉन्फ्लिक्ट में हो और कानून और सुन्नत की रूह के खिलाफ हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो कहते हैं कि इन द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग the very first step that was being taken by the government of Pakistan की तरफ से जो पहला स्टेप लिया गया, that was the approval of objective resolution in 1950 में objective resolution को अप्रूव किया गया। then what happened ladies and gentlemen, उसके बाद क्या हुआ? और फिर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ये पहला काम था वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग था। ये एक सेकंड बेटा, ये एक बच्चे को ईमेल नहीं आई, मैं उसको रिप्लाई कर रहा हूँ। चेक योर यूनिटी आईडी। सर ईमेल आज मुझे भी नहीं आई। तो ये ग्रुप से उठाया बेटा आपने ताहिर? जी सर, ग्रुप से भी नहीं सर, दोस्त ने सेंड किया लिंक। अच्छा, ये पता नहीं बेटा, मैंने सब लोगों को किया था, अभी मिला सर नहीं। मुझे भी मेल नहीं आया आज। आपको भी दोस्त ने भेजा बेटा? मैं ग्रुप से मुझे भी नहीं आई। अच्छा बेटा, इसको देखते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कहीं पर। तो अच्छा खैर, अब हम अगली बात कर रहे थे। अगली बात बेटा ये थी, देन व्हाट हैपन, कहते हैं कि आइन बनाने में, मुल्क का आइन या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो सबसे इम्पोर्टेंट किरदार है, जो सबसे पहला स्टेप बनाया गया वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का।
और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वहाँ पे काम कर रही थी, उसके नीचे बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी काम कर रही थी, उसके नीचे सब कमेटीज काम कर रही थी, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अप्रूव कर ली गई। तो ऐसे लगा कि अब आइन बनाने का काम शुरू हो जाएगा। फिर जनाब 1950 में इन 1950s वेरी फर्स्ट report of basic principles committee was presented to the parliament. पार्लियामेंट को पहली बेसिक प्रिंसिपल्स की रिपोर्ट मिली, और मैंने जैसे आपको बताया था सब कमेटीज अपनी रिपोर्ट फाइनलाइज करेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी को, और बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी जो अपनी रिपोर्ट बनाएगी वो उसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट में सेंड की जाएगी, और पार्लियामेंट उसके ऊपर डिस्कशन के बाद इसको अप्रूव करेगी। तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट भेजी वो भेजी 1950s में, 1950 में, जिसको कहते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी रिपोर्ट। सर ये रिपोर्ट किससे भेजी थी? बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी ने, बीपीसी ने पहली रिपोर्ट भेजी आपको। किससे भेजी? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को बेटा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जी सर अभी आ गई है, शुक्रिया। हाँ, वो पार्लियामेंट के अंदर भेजा उन्होंने। और अच्छा इसके जी बेटा। तो ये डेट आप दोबारा रिपीट करिएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन की। 1949 बेटा। थैंक यू सर। 1949 के अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आई, और फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी रिपोर्ट कब आई आपकी? 1950s में, ठीक है। और ये वो थी जो बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी ने बताया कि हमारे मुल्क का आइन ऐसा होना चाहिए। अब इसके ऊपर डिस्कशंस होनी थी पार्लियामेंट में कि जो रिपोर्ट्स आई हैं, वो जो रिकमेंडेशंस आई हैं वो एक्सेप्टेबल हैं या नहीं है, इनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। देन व्हाट हैपेंड लेडीज एंड जेंटलमैन, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बनी वो ये बनी कि इसको डिस्कशन। अब इसमें पॉइंट्स क्या क्या थे, अब जरा गौर से सुनिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे पॉइंट्स थे, लेकिन वो पॉइंट्स जो बहुत अहमियत के हामिल थे, और उनकी वजह से दिस रिपोर्ट वाज रिजेक्टेड। ये इस रिपोर्ट को जब रिजेक्ट कर दिया गया तो वो क्या थे, उनको मैं डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बताया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर ज्योग्राफिकल, पाकिस्तान में कितने ज्योग्राफिकल यूनिट्स थे, पहली लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था पाकिस्तान में कितने ज्योग्राफिकल यूनिट्स थे छोटे बड़े मिलाकर? 20 थे। हाँ 20 सर। जी बिल्कुल, शाबाश। जिसमें 13 प्रिंसली स्टेट्स थी, 4 प्रोविंसेस थे, 1 कमिश्नर प्रोविंस था, 1 फाटा था, 1 फाना था। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये थी, आप याद रखिएगा, कमिश्नर प्रोविंस से क्या मुराद है जी? कमिश्नर प्रोविंस से क्या मुराद है बेटा? यानी कि आपका अगर जो रेगुलर प्रोविंस होता है उसको चीफ मिनिस्टर आपका वज़ीर आला रूल करता है, ठीक है। उसको कौन रूल करता है? आपका वज़ीर आला रूल करता है, और वो जो था उसको कमिश्नर रूल करता था गवर्नमेंट के नीचे, ठीक है ना। फुल फ्लेज वो नहीं था। मेरी बात समझ आ रही है आपको? यस सर। ओके तो ये जो सारी चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इससे ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो क्या होता है कि आप ये डिसाइड करें कि मुल्क के जो ज्योग्राफिकल यूनिट्स हैं उनको कैसी रिप्रेजेंटेशन, नुमाइंदगी कैसे मिलेगी, उनको किस तरीके से नुमाइंदगी दी जाएगी, और किस प्रिंसिपल की बुनियाद के ऊपर नुमाइंदगी दी जाएगी। मेरी बेटा बात सुन रहे हो? तो ये सब अब इन प्रॉब्लम्स को हमने सुनना है। अगर आप लोगों को ये बेटा प्रॉब्लम समझ आ गए तो आज भी पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं वो समझ आ जाएंगे आपको। आज भी जो पाकिस्तान के इश्यूज हैं वो समझ आ जाएंगे। इन प्रॉब्लम्स को समझना है जरा। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पाकिस्तान के जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 55-56% ईस्ट बंगाल में था, जो कि पाकिस्तान का दूसरा हिस्सा था। आप लोग तो खैर उस वक्त आप लोगों को तो ये पढ़ाया नहीं जाता कि हमारा दो मुल्क पाकिस्तान इतना बड़ा था कि हमने इंडिया को एक साइड से भी घेरा हुआ था, दूसरे साइड से भी इंडिया को घेरा हुआ था, लेकिन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी और इंडिया की इन्वॉल्वमेंट और हमारी अपनी कोताहियों की वजह से वो मुल्क हमसे टूट गया और वो बांग्लादेश बन गया। तो पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का जो टोटल पॉपुलेशन थी पाकिस्तान की, उसका 55% यानी 55% ईस्ट बंगाल में था और 45% इन दिस पार्ट ऑफ पाकिस्तान जिसमें आज हम रहते हैं यहाँ पे था। लेकिन यहाँ पे ज्योग्राफिकल यूनिट्स ज्यादा थे, वहाँ पे सिर्फ एक ज्योग्राफिकल यूनिट था, वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा थी, यहाँ पे पॉपुलेशन कम थी। अब इश्यू क्या क्रिएट हुआ,
कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि किस तरीके से पावर शेयरिंग हो, किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिले। तो पहला जो ये बताया गया कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट वुड बी कंपोज ऑफ 2 पार्ट्स। ये जो पार्लियामेंट है जिसको आप नेशनल ये जो असेंबली कहते हैं, ये जो आप असेंबली कहते हैं, ये जो क्या है जी, ये बेसिकली क्या है, ये इट वुड बी कंपोज ऑफ 2 पार्ट्स। ये 2 हिस्सों के अंदर बेस करेगी। 2 हिस्सों से बेस करने, एक इसका अपर हाउस होगा, एक इसका लोअर हाउस होगा। अपर हाउस को कहते हैं सेनेट। सेनेट का मतलब क्या है, हाउस ऑफ विजडम। तो इस रिकमेंडेशन के अंदर इसमें एक पहली रिकमेंडेशन ये कहा गया कि पार्लियामेंट वुड बी कंपोज ऑफ 2 पार्ट्स। पार्लियामेंट के 2 हिस्से होंगे। पार्लियामेंट के कितने हिस्से होंगे? 2 हिस्से होंगे। कौन कौन से हिस्से होंगे? एक अपर हाउस होगा, एक लोअर हाउस होगा। ये बात गौर से समझना है बेटा आप लोगों ने। एक अपर हाउस होगा और एक लोअर हाउस होगा। अपर हाउस को कहा गया सेनेट। सेनेट का मतलब क्या होता है? हाउस ऑफ विजडम। जैसा कि इंडिया में इसको राज्यसभा कहते हैं, और ब्रिटेन के अंदर अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। पाकिस्तान में सेनेट कहते हैं, अमेरिका में भी सेनेट कहते हैं। तो अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट वुड बी नोन एज सेनेट। सेनेट का मतलब होता है हाउस ऑफ विजडम, यानी कि ऐसा मुल्क, ऐसा हिस्सा जिसमें ज़हीन फतीन लोगों को रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। ओके राइट। दूसरा हिस्सा को कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि ये जो हमारे मुल्क में इसको कहते हैं उसमें के नेशनल असेंबली, और कहा गया था कि लोअर हाउस को हम कहेंगे नेशनल असेंबली। एंड नेशनल असेंबली में रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी टू द प्रोविंसेस या ज्योग्राफिकल यूनिट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। अब जरा गौर से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा। अगर ये आप लोगों को बात समझ में आ गई, आप लोगों को ज्यादा इशू समझ आ जाएंगे। सर नेशनल असेंबली दोबारा रिपीट करना सर। नेशनल असेंबली पहली रिकमेंडेशन आई इस रिपोर्ट के अंदर कि पार्लियामेंट वुड बी कंपोज ऑफ 2 हाउसेस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस वुड बी नोन एज सेनेट, लोअर हाउस वुड बी नोन एज, जैसा कि आज हम जानते हैं, नेशनल पार्लियामेंट, जिसको कौमी असेंबली भी कहते हैं। अच्छा, अपर हाउस के अंदर तमाम ज्योग्राफिकल यूनिट्स को बराबर रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। अपर हाउस में एवरी ज्योग्राफिकल यूनिट वुड बी हैविंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन, बराबर हो गई। ऐसा नहीं है कि अगर कोई सूबा बड़ा है उसको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, अगर कोई सूबा छोटा है उसको कम देंगी अपर हाउस में, नहीं, ऐसा नहीं। द प्रिंसिपल वाज इन अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट all provinces of Pakistan would be having equal, बराबर की नुमाइंदगी। नुमाइंदगी से क्या मतलब है? They would be able to send their representative in equal numbers। यानी अगर पंजाब से 50 आएंगे, तो मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर पंजाब से 5 आएंगे तो सिंध से भी 5 आएंगे, बलोचिस्तान से भी 5 आएंगे, KPK से भी 5 आएंगे, और ईस्ट बंगाल से भी 5 आएंगे। ये मेरा कहने का मतलब है आप लोगों को, मतलब सेम इम्पोर्टेंस दी जाएगी सबको। हाँ, यानी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, ठीक है ना, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी सबको। लेकिन इन लोअर हाउस में रिप्रेजेंटेशन वुड बी मोर रिप्रेजेंटेशन वुड बी गिवन टू दोज प्रोविंसेस जो हैं दे आर हैविंग मोर पावर या मोर पॉपुलेशन। तो ये प्रिंसिपल बनाया गया। क्या प्रिंसिपल बनाया गया कि लोअर हाउस में इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी। क्या मिलेगी? उसको दी जाएगी जो पॉपुलेशन में ज्यादा होगा। तो पॉपुलेशन में ऐसे, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, कौन ज्यादा था? ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल। हाँ, तो मतलब क्या, लोअर हाउस में किसको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलनी थी? ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल। और यहाँ पे कम थे तो कम मिलनी थी इन लोगों को। और मेरी बेटा समझ आ रही है ना आप लोगों को बात मेरी? जी सर। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? तो ये जो सारी बात हुई, इसके बाद देन व्हाट हैपन, इसके बाद जनाबे वाला ये हुआ कि आपके मुल्क में ये एक तो ये रिकमेंडेशन दी गई, एक और भी रिकमेंडेशन दी गई। वो ये थी कि ये जो एक दूसरी रिकमेंडेशन ये देखी कि अब पार्लियामेंट का काम क्या होता है। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था क्या होता है पार्लियामेंट का काम। लेजिस्लेशन बनाना सर, कानून बनाना सर। हाँ, कानून बनाना, लेजिस्लेशन करना। शाबाश अजमल खान। पार्लियामेंट का बेसिक काम क्या है? आवाम की फलाह बहबूद के लिए कानून बनाना। अब पार्लियामेंट के कितने हिस्से मैंने अभी आपको बताए? 2 हिस्से सर। 2 हिस्से। दो। तो अपर हाउस ने भी कानून बनाना और लोअर हाउस ने भी कानून बनाना। किसके लिए बनाना? अवाम के लिए।
आवाम के लिए। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अब जरा अगली बात सुनिएगा गौर से। देन व्हाट हैपन लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ये बताया गया कि अपर हाउस एंड लोअर हाउस वुड बी हैविंग इक्वल पावर ऑफ लॉ मेकिंग, वुड बी हैविंग इक्वल पावर ऑफ लॉ मेकिंग, यानी कि दोनों के पास इक्वल पावर है लॉ मेकिंग की, आवाम के लिए इक्वल। यानी कि अगर एक अपर हाउस बिल बनाता है तो लोअर हाउस भी बिल बना सकता है, और अगर यानी इक्वल पावर ऑफ लॉ मेकिंग है, अगर किसी के पास पावर लॉ बनाने की है तो लॉ रिजेक्ट करने की भी है। अगर हो सकता है कि लोअर हाउस ने एक बिल पास किया लेकिन अपर हाउस से ये अप्रूव नहीं होता तो वो बिल रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब ये एक बात बताई गई। अब ये इस रिपोर्ट के ऊपर जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये आया कि जनाब आप कह रहे हैं कि अपर हाउस और लोअर हाउस के पास इक्वल पावर ऑफ लॉ मेकिंग होनी चाहिए, तो अपर हाउस के अंदर तो तमाम सूबों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है और लोअर हाउस में रिप्रेजेंटेशन मिलती है पॉपुलेशन की बुनियाद पर, आबादी की। पंजाब की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आज आपके मुल्क में उसकी ज़्यादा सीटें, और सिंध की कम है उस पंजाब से, और फिर बलोचिस्तान की कम है, इस तरीके से। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आया कि अगर इफ़ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, अगर आपने मुल्क के अंदर पार्लिमानी निज़ाम का नाफिज करना है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गिव मोर पावर टू द लोअर हाउस, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा लोग आते हैं। जैसा मैं आपको मिसाल देके बताता हूँ, आज पाकिस्तान की सेनेट के 100 मेंबर्स हैं, ये 104 मेंबर्स हैं, चलें 104 है सर। जी 104 मेंबर्स हैं, और जो नेशनल असेंबली है उसकी जनाब 300 साढ़े 300 से ज्यादा मेंबर्स हैं। नहीं 300 तो नहीं, कितने हैं सर? 300 से ऊपर। तो ज्यादा किसके पास हैं? ज्यादा किसके पास हैं? ज्यादा पंजाब के लोअर हाउस के नेशनल अंदर लोग असेंबली। ज्यादा हैं, लोअर में लोगों की तादाद ज्यादा है, सेनेट में लोगों की तादाद कम है। तो अगर दोनों के पास एक ही लॉ मेकिंग की पावर, एक जैसी लॉ मेकिंग की पावर होंगी, तो जो नेशनल असेंबली लॉ बनाएगी तो वो अपर हाउस रिजेक्ट कर देगा अगर वो समझेगा कि ये सही नहीं है, और अगर अपर हाउस कहेगा कि ये लॉ बनाते हैं और नेशनल असेंबली कहे ये हमारे मफादात के खिलाफ है तो वो उसका लॉ रिजेक्ट कर देगी। इक्वल पावर नहीं होनी चाहिए, उस पार्ट ऑफ दी हाउस के पास ज्यादा पावर्स होनी चाहिए जिसमें लोगों की तादाद ज्यादा है। तो किसके पास लोगों की तादाद ज्यादा थी? लोअर हाउस में। तो ये प्रिंसिपल में कहा गया, रिपोर्ट में कहा गया कि इक्वल पावर ऑफ लॉ मेकिंग होनी चाहिए, लेकिन इक्वल पावर ऑफ लॉ मेकिंग तो थी नहीं, होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पार्लियामानी निज़ाम के अंदर लोअर हाउस के पास ज्यादा पावर होती है, अपर हाउस के पास कम होती है। तो इस वजह से ये रिपोर्ट रिजेक्ट होगी। एक और बात थी कि ये जो आपको मैंने बताया, पाकिस्तान उस वक्त 2 विंग्स में था, एक ईस्ट विंग कहलाता था, एक वेस्ट विंग कहलाता था। वेस्ट विंग में जहाँ पे आज हम रहते हैं, ईस्ट विंग में ईस्ट बंगाली थे। ईस्ट विंग के पास 55% पॉपुलेशन थी, इस पार्ट के अंदर 45% पॉपुलेशन थी। ईस्ट विंग के पास एक जोग्राफिकल यूनिट था, इस विंग के पास बहुत सारे जोग्राफिकल यूनिट थे, 3 प्रोविंस थे, एक कमिश्नर प्रोविंस था, फाटा था, फाना था, और इस तरह की ये चीज़ें थी। तो ईस्ट बंगालियों ने कहा, पहले वेस्ट पाकिस्तानियों ने कहा कि वाई इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन अपर हाउस। 2 प्रिंसिपल बताए थे ना मैंने, एक तो इक्वल पावर और एक कहा था कि अपर हाउस में प्रोविंसेस वुड बी हैविंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ईस्ट वेस्ट विंग ने कहा, जहां पे आज हम रहते हैं, इन्होंने कहा कि वी आर मोर इन ज्योग्राफिकल यूनिट, सो वी शुड बी गिवन मोर रिप्रेजेंटेशन इन अपर हाउस। हमें अपर हाउस में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन, सेनेट में हमारे पास ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और ईस्ट बंगालियों ने कहा कि वी आर मोर इन पॉपुलेशन, हमारे पास पॉपुलेशन ज्यादा है, व्हाई इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन लोअर हाउस। तो वेस्ट पाकिस्तान ने अपर हाउस की इक्वल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर कंफ्यूजन क्रिएट की और वो रिजेक्ट कर दिया, और जो ईस्ट बंगालियों ने लोअर हाउस में कहा कि वी आर मोर इन पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन 55% है, हमें 55% पॉपुलेशन के हिसाब से जो असेंबली के लोअर हाउस में रिप्रेजेंटेशन दी जाए। तो उन्होंने कहा वाई इक्वल इन लोअर हाउस, वेस्ट बंगाल ने कहा वाई इक्वल इन अपर हाउस। और मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? जी सर बिल्कुल। सर मेरा क्वेश्चन है जी सर, आपने कहा ना कि लोअर हाउस को ज़्यादा जो है ना वो पावर है, तो अपर हाउस को मेरे ख्याल में ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सेनेट है, वो हाउस ऑफ विजडम है, वहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादा समझ रखते हैं, वो लीडर्स हैं। तो किसी भी हमारा सेनेट तो ज्यादा है ना, आर्मी को देख लें, किसी को देख लें, तो वहाँ पे वही लोग लीड करते हैं जो ऑफिसर्स होते हैं, जो आगे
तो ये चीज थोड़ा मुझे नहीं समझ बेटा आ रही। आपने सेनेट के अंदर देखा कैसे लोगों को भर्ती किया हुआ है, देखा ना आपने? यस सर। पार्टी की बुनियाद के ऊपर लोग जाते हैं, जिनके पास ना कोई विजडम है ना कोई सेनेट ही है। इमरान खान का वो बंदा, इमरान खान के वो लोग जो नारे लगाया करते थे वो सेनेट के मेंबर बन गए। उनके पास कौन सी विजडम है? वो कौन से टेक्नोक्रेट हैं? वो कौन से पीएचडी डॉक्टर हैं या फिलासफर हैं या साइंटिस्ट हैं? तो अपर हाउस में हम जो लोगों को रिप्रेजेंटेशन देते हैं, अब नवाज शरीफ की अगर बेटी है या घर का कोई दामाद या कोई और बंदा सेनेट की सीट है उसको खड़ा कर देते हैं, वो सेनेट के सेनेटर बन जाता है। अब पीपल्स पार्टी ने ऐसे ऐसे लोगों को सेनेट की सीट में खड़ा किया है कि लोग उनकी शक्ल देख के हैरान होता है, ये सेनेटर हैं, ये हाउस ऑफ विजडम में पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, रजा रबानी जैसे लोग बड़े जबरदस्त, एतजाज हसन जैसे लोग बड़े जबरदस्त हैं, समझ आती है। लेकिन बाकी सचिव पलीजो हो गया और पता नहीं कौन सा डमरू आ गया और वो जाके वहां पे बन गए, उनके पास क्या विजडम है? यस तो सर, यही जहां तो होता है। जिस हाउस के अंदर ज्यादा लोग हों उसके पास लॉ मेकिंग की पावर ज्यादा होनी चाहिए। आप अगर ये इस तरह के लोग जाके सेनेट को डोमिनेट करेंगे तो फिर मुल्क का तो बड़ा गर्क हो जाएगा। और ये पार्लियामेंट्री निज़ाम के अंदर ये कहा जाता है, ये प्रिंसिपल है, क्या प्रिंसिपल है कि बना जहाँ पे लोगों की रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो उसके पास लोगों की सीटें ज्यादा होनी चाहिए, लोगों की पावर्स उसके अंदर ज्यादा होनी चाहिए। मेरी बात समझ आई आप लोगों को? जी सर। सर इलेक्शन सर तो अगर सर कहते हैं सेनेट के लिए भी सेनेट में इलेक्शंस होते हैं। जी बेटा, हाँ वो होते हैं पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन की बुनियाद के ऊपर होता है। पंजाब के जैसे कि 5। जी बेटा। सर तो अगर सेनेट में तो काफी इनकॉम्पिटेंट पीपल हैं जो कि क्या कहते हैं मतलब कि सही उसकी पावर को यूज नहीं कर सकते, तो सर अगर हम लोअर हाउस में ज्यादा पॉपुलेशन अलाउ करेंगे तो उधर चांस नहीं है कि वहां पे और भी ज्यादा इनकॉम्पिटेंट पीपल आ जाएं। देखें, सेनेट के लोग इनडायरेक्ट इलेक्ट होते हैं और जो नेशनल असेंबली के लोग डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, आपके एमएनएस जाते हैं वहां पर। तो जो लोग अपने इलाके से जीत के जाते हैं उनको पता होता है हमारे इलाके के मसाइल क्या हैं, तो वो वहां पे जाके लॉ बना सकते हैं। सेनेट के लोगों को तो पता ही नहीं होता, उठाया कोई पता नहीं बाहर से एक बंदा आया सेनेटर बना दिया, इधर से बंदा उठाया सेनेटर बना दिया, ना उसका आवाम के साथ कोई ताल्लुक, ना उसको आवाम के मसाइल का कोई ताल्लुक, ना जनाब वो आवाम के लिए कोई काम करता है। एक दूसरों को गालियां देते होते हैं, कोई किसी को कुछ गाली दे रहा है, कोई किसी को कुछ गाली दे रहा है। ये मुशाहिद हुसैन क्या कर रहा होता है, ये जनाब आपका ये जो लोग सेनेट के अंदर ये पीटीआई के लोग किस तरह गालियां दे रहे होते हैं एक दूसरे को। जो लोग इलेक्ट नहीं हो सकते उनको आप सेनेटर बना देते हैं, जो लोग इलेक्शन करके आते हैं उनको वो अपने इलेक्शन जो जीतते हैं अपने इलाके के, उनको पता होता है सीवरेज का प्रॉब्लम है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, रोड्स बनने चाहिए वगैरह वगैरह, पानी का निकासी का, ये वो जाते हैं। तो वो जब वहां पे जाके पार्लियामेंट के लोअर हाउस में बैठते हैं तो लोगों को लॉ बनाते हैं और अपने आवाम के लिए काम करते हैं। तो वहाँ जिस हिस्से के अंदर जो लोग डायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं उनके पास ज्यादा पावर होनी चाहिए। मेरी बात सुन जी। तो सेनेटर्स का जो इलेक्शन में वोटिंग राइट किसको मिलता है, कौन वोट करता है इन्हें? बेटा पार्टी की पार्लियामेंट नहीं पार्टी जो जीती, जो पार्टी होती है ना उसके टोटल जो लोग होते हैं उसके जो टोटल एमपी एमएनएस होते हैं उसकी रेशियो निकाली जाती है। आप लोग आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह के प्रोपोर्शनल। सर कहते हैं कि 4 एमएनए हो तो 1 सेनेट बढ़ता है। बेटा जरूरी नहीं है, पंजाब के अंदर 7.5 एमएनएस हो तो फिर बनता है, फिर 1 बनता है, ठीक है ना। तो अब ये पॉपुलेशन की बुनियाद के ऊपर बनता है, यानी कि प्रोपोर्शनल रेट है इसका। पंजाब में कुछ और है। अब बलोचिस्तान का 1 बंदा 1 वोट, इसलिए 20-20 अरब का वोट बिकता है वहां पे सेनेट का। वहां पे पॉपुलेशन कम है तो वहां पे 1 बंदे का 1 सेनेट का वोट है। पंजाब में अगर आपने खरीदने भी हैं तो 8 बंदे खरीदोगे तो 1 वोट पड़ेगा आपको सेनेट का। मतलब सर पार्टी इसको चाहे सेनेटर बना सकती है जी, मतलब पार्टी जिसको भी चाहे अपने अंदर से सेनेटर बना सकती है। बिल्कुल, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं ये लोग, और ये सही लोग, ठीक है ना। अच्छा बेटा मेरी बात समझ आ रही है? तो जी सर आ रही है। पहली रिपोर्ट में मेरे बच्चों ये बताओ मुझे कि पहली रिपोर्ट में किन 2 इशू की बुनियाद के ऊपर ये जो रिपोर्ट रिजेक्ट की गई? 1950 में मैंने आप जी बेटा फर्स्ट पॉइंट ये था कि जी सर पहले जो थे वो पॉपुलेशन की बुनियाद पर थे कि जो एक लोअर हाउस होगी उस पॉपुलेशन पर आएगी और जो अपर हाउस होगी सर वो इक्वल राइट्स में इक्वल जो होंगे हर सुबह हर जगह प्रोविंस के ना इक्वल और इक्वल पावर में। और दूसरा होगी सर जो इक्वल पावर पर होगी सर
दूसरा जो था दे हैव इक्वल पावर लॉ मेकिंग सर, दोनों ओवर हाउस के पास भी लॉ मेकिंग होगी और उसे रजिस्ट्रेट भी करना होगा सर। अगर लोअर हाउस होगी वो भी लॉ बना सकती है, और अगर ओवर हाउस को पसंद नहीं थी तो रिजेक्ट कर सकती है सर। हाँ, पसंद नहीं है, यानी कि इस वजह उन्होंने कहा पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर ये दोनों जो सजेशंस दी गई हैं ये दोनों ना सही नहीं है, इसलिए अच्छा मैंने जैसा कि आपको बताया और भी पॉइंट्स थे जो नोट्स मैंने आप लोगों को दिए उसके अंदर ये चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं क्योंकि टाइम मेरे पास कम है तो मैंने वो पॉइंट समझाने की कोशिश की है जो बच्चों को सर समझ में नहीं आता। आपका कोई नोट्स हमें नहीं मिला, ग्रुप में कोई नहीं आया सर जी। बेटा ग्रुप के अंदर नहीं मैंने कहा था, मैंने आप लोगों को कहा था कि सेंड फोटोकॉपी शॉप है वहां से लेनी है। ये पीडीएफ फॉर्म में नहीं है? बेटा सॉफ्ट कॉपी में भी उधर से मिल सकते हैं, तो आप बेसिकली विजिट कर लेते सेंड फोटोकॉपी शॉप को। मीनवाइल मैं ये जो अपने जो मेरे लेक्चर्स हैं ये मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, आप लोगों को जैसे पता है, और ये मैंने ये वीडियो बन रही है तो इसकी विड्थ ज़्यादा है तो ये LMS पे शेयर नहीं हो सकते, तो ये मैं आप लोगों को कहाँ पे शेयर कर दूंगा, यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आज ये सन फोटोशॉप किस बिल्डिंग में है सर? बेटा लाइब्रेरी बिल्डिंग की साथ वाली बिल्डिंग में, ठीक है। सर मैं लेने के लिए गई थी पर वहाँ पे सिर्फ एक ही नोट्स मिले हैं, बेटा बाकी मैं उनके पास नहीं थे। दोबारा भिजवा देता हूँ, आप परेशान ना हो, ठीक है। सर अपना लिंक सेंड कर दे। कौन सा बेटा? वो जो आपने यूट्यूब पे शेयर करने हैं ग्रुप के अंदर। अच्छा बेटा वो मैं शेयर कर दूंगा, परेशान ना हो। तो मेरे सारे जो लेक्चर्स हैं वो आपको लिंक उसके मिल जाएंगे और आप लोग आराम से सुन के प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है ना, परेशान ना हो। ओके सर। ओके बेटा, देन व्हाट हैपन, तो ये इट वाज डिसाइडेड दैट दिस रिपोर्ट मस्ट बी रिवाइज्ड। कोई समझ नहीं आई। जी बेटा क्या कह रहे हो बेटा? उमर क्या कह रहे हो? आपके नोट्स थोड़े मुश्किल हैं, उसे मुझे मैंने कहा सर आपके नोट्स थोड़े मुश्किल हैं, मुझे सही तरह समझ नहीं आई। बेटा आपको बहुत मेहनत की जरूरत है, अगर आपने मेहनत नहीं की तो ये कोर्स आपसे पास नहीं होगा। और या जो लोग कह रहे हैं कि हम आसानी से जैसे पहले हम पढ़ते थे वो पढ़ लेंगे, आपको पता है ये जो आम जो एक रीडिंग जो आपको मैं दे रहा हूँ वो तकरीबन 7, 8, 10 पेजेस की है। अब FSC की तरह आप रटे नहीं लगा सकते, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने समझना है। FSC में आप लोग रटे लगा लगा के नंबर लिया करते थे, यहाँ पे अब रटे नहीं लगने मेरे बच्चों। क्या होगा, आपको सिर्फ चीज़ों को समझना है और अपने वर्ड्स में लिखना है। इसलिए आप नोट्स को बार बार पढ़ें, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। जो चीज़ समझ में ना आए मुझे बताइए, मैं आप लोगों को समझाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पुत्रों आपको बहुत मेहनत की जरूरत है। ओके ठीक है सर। ओके मेरा बेटा। अच्छा, and when this report was presented on the floor of the assembly and the assembly after having the discussion, this report was rejected and the assembly rejected this report and it was advised that a new report would be made and that new report came in 1952 और 1952 के अंदर पहली रिपोर्ट लाई गई और दूसरी रिपोर्ट आई जिसको कहते हैं सेकंड बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी सेकंड रिपोर्ट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी। ठीक है बेटा, अब जरा गौर से सुनना है आप लोगों ने। अच्छा, वो जो जिस वजह से वो जो पहली रिपोर्ट रिजेक्ट हुई है वो आप लोगों को समझ आ गया? यस सर। जी बेटा। अच्छा, अगर मैं आप पूछ पाऊँ, यहाँ पे सिर्फ 5-6 बच्चे हैं जो बोल रहे हैं, बाकी पता नहीं कहाँ चले गए, तो अगर मैं इनसे पूछ पाऊँ, जैसा कि मोहम्मद हमजा है, मोहम्मद हमजा। यस सर। बेटा मेरी आवाज समझ आ रही है आपको? जी सर आ रही है। तो रफीउल्लाह। यस सर आ रही है समझ। और साद फरीद। यस सर आ रही है। अगर बेटा आप लोगों को समझ में नहीं आ रही तो मुझे बताइए, कोई चीज पॉइंट पूछना चाह रहे हैं। जाकिर हुसैन। यस सर आ रही है समझ। ओके दैट्स ग्रेट। अगर ये मेरे बच्चों आप लोगों को, जी इमादुद्दीन कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी इमाद। तो यहाँ पर सर इन लोगों ने 13 पॉइंट्स दिए थे, क्या सारे 13 के 13 रिजेक्ट किए गए थे, कोई पास भी हुआ था, कोई एक्सेप्ट भी हुआ था इस असेंबली के? बेटा 13 पॉइंट्स तो नहीं थे, उसके अंदर कोई 41 के करीब पॉइंट्स थे। 13 जो इशू आए थे वो 13 के ऊपर आए थे ना, जो पर इन लोगों ने रिजेक्ट किया। नहीं बेटा, सिर्फ 2 चीजों पे इश्यूज आए थे, 13 इशू पे नहीं आए थे, 2 चीजों पे आए थे। ये 41 से मैंने आपको बताया कि
बाकी स्ट्रक्चर सारा एक्सेप्ट हो गया था। दो चीज के ऊपर पॉइंट आया, एक तो ये है कि अपर हाउस और लोअर हाउस की पावर्स, दूसरी रिप्रेजेंटेशन का इशू। इन दो वजूहात की बुनियाद पे ये चीज रिजेक्ट होगी। और दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जरा ये सुनने के काबिल है, आज भी हमारे मुल्क के अंदर प्रॉब्लम है, ये चल रहा है, इसको आप लोग समझें। वो ये था कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी थी बेटा? ईस्ट पाकिस्तान, बंगालियों की, ठीक है। और जी सर। और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी थी? उर्दू, बंगाली। बंगाली जो लोग ज्यादा थे वो ज्यादा अपनी लैंग्वेज बोलते थे। ये बेटा बंगाली राशिद आपका माइक सही काम नहीं कर रहा, आप अपना माइक बंद रखें राशिद अली। तो इश्यूज बहुत आ रहे हैं आपकी तरफ से। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जो पंजाबी और बलोच, सिंधी, पश्तून और ईस्ट बंगाली कहते थे, ठीक है आप उर्दू को हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज रखें, आप नेशनल लैंग्वेज रखें, लेकिन हमारी लैंग्वेज को भी दर्जा दिया जाए, एक्सेप्टेंस का, इसको भी सरकारी या ऑफिशियल या नेशनल लैंग्वेज माना जाए। अच्छा, ये इशू था बहुत बड़ा, और ये कायद-ए-आज़म के दौर में भी हो रहा था। ये बात मानते थे कि बंगाली जब पाकिस्तान आएगा, इस पार्ट ऑफ पाकिस्तान में आएगा, तो वो बंगाली तो नहीं बोल सकेगा, उर्दू बोलेगा, और यहाँ का पंजाबी भी उसके साथ उर्दू बोलेगा, ये बलोच भी उर्दू बोलेगा, तो एक दूसरे को समझ सकेंगे। तो चलो ये तो बात समझ में आ रही थी, लेकिन चल क्या रहा था? लेकिन वो कह रहे थे दूसरी लैंग्वेजेस को भी सरकारी लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। जैसा कि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज बंगाली थी, तो वो कहते थे हमारी लैंग्वेज को भी, ज्यादा बोलने जाने वाली लैंग्वेज है हमारी, इसको भी सरकारी या नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाए। और ये भी इस वजह से ये रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी गई। ये बेटा याद रखिएगा, एक मेरी बात समझ लें आप लोग, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस और आईआर के स्टूडेंट्स हो, आप लोगों को ये चीजें समझ आनी चाहिए। अभी कोई भी कौम जो जिंदा रहती है ना, वो अपने कल्चर की वजह से रहती है, और कल्चर डिपेंड करता है लैंग्वेज पे। आप लोगों ने अगर किसी भी कौम का कल्चर तबाह करना है, किसी भी कौम का, तो उसकी लैंग्वेज तबाह कर दो। अब मैं आपको मिसाल देके बताता हूँ। यस सर, एग्जैक्टली। मैं अब आपको मिसाल देके बताता हूँ। आपको पता है कि बड़े सगीर के अंदर सबसे ज्यादा जो पहले लैंग्वेज बोली जाती थी वो पर्शियन थी और अरेबिक थी, उर्दू वगैरह नहीं थी। और जब अंग्रेज आए, उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज को रिप्लेस करके इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया और उर्दू को इंट्रोड्यूस करवाया। उससे ये हुआ कि जो पर्शियन लैंग्वेज के बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, आलिम थे, वो नई लैंग्वेज के आने से अगले दिन जाहिल कहलाने लगे। क्या कहलाने लगे? इलिटरेट हो गए सारे के सारे। और हमारा जो यहाँ पे बरेसगीर के अंदर 10,000 साल का जो कल्चर था पर्शियन लैंग्वेज का, आपने देखा इलामा इकबाल ने बहुत ज्यादा शायरी की है पर्शियन लैंग्वेज में। जी सर। ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी हमारी, उसको उन्होंने रिप्लेस करके इंग्लिश कर दी। और यहाँ के जो बड़े बड़े आलम थे, उनको अंग्रेजी आती नहीं थी, तो वो नेक्स्ट डे इलिटरेट डिक्लेयर हो गए। यानी कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग नई लैंग्वेज के आने से इलिटरेट हो गए, और जिन्होंने नई लैंग्वेज को एम्ब्रेस किया, they were the opportunists and this is how they started to dominate। तो अंग्रेजों ने हमारे कल्चर को, यहाँ पे 10,000 साल के कल्चर को तबाह बर्बाद किया लैंग्वेज के चेंज करने से। और बंगाली भी यही कह रहे थे कि आप रखें सारी लैंग्वेजेस को, लेकिन हमारी लैंग्वेज को भी कौमी जुबान का दर्जा दें। और ये बात बड़ी हद तक ठीक थी और ये माननी भी जानी चाहिए थी। कायद-ए-आज़म आपको पता 1948 में फोत हो गए, 1950 की। और यहाँ के जो लोग थे, इन्होंने बेड़ा गर्क किया, अपने आप के मुल्क का सत्यानाश किया। याद रखिएगा, आज ये जिस पाकिस्तान में आप लोग रह रहे हैं, ये जो इसके ऊपर रूल कर रहे हैं ना, इन्होंने अपना ब्लड, ना इन्होंने अपना स्वेट इस मुल्क के लिए, ना इनके अबाव अजदाद ने। पंजाब जो था, पंजाब वो सबसे बड़े अपॉर्चुनिस्ट लोगों का देश था। जिधर पावर देखते थे उसके साथ ये चले जाते थे। और पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म की असर और रसूख नहीं था। यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग सर शफीक ग्रुप के असर और रसूख था। और सर शफीक ग्रुप था,
वो अल्लामा इकबाल के खिलाफ, कायद-ए-आज़म के खिलाफ खड़े होते थे और अंग्रेजों का रिप्रेजेंटेटिव था। और जब ये पाकिस्तान बनने लग गया और कायद-ए-आज़म की मेहरबानियों से, मेहनतों से ये बन गया, तो इनको और कोई चारा नहीं मिला। ये यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड थे जो अंग्रेजों के कुत्ते धोते थे, घोड़े धोते थे, और अंग्रेजों ने जाते जाते इन्हों को जनाब हजारों एकड़, लाखों एकड़ जमीनें दे दी। ये जो मैं माफ कीजिएगा कि अगर कोई यहाँ पे कोई जात बरादरी का बंदा बैठा हुआ, तो एक बरादरी है टवाना, पंजाब के अंदर बहुत बड़ी बरादरी है। ये कुत्ते धोते थे, तो अंग्रेज इनको 2 आने, 2 आना देते थे इनको, इसलिए ये टवाने बन गए। ठीक है ना, ये क्या बन गए? टवाने। इसी तरह कुत्ते धोने वाले, घोड़े धोने वाले, वो यहाँ के फ्यूडल लॉर्ड्स बन गए। और सरशफी ग्रुप की जो मुस्लिम लीग थी, सारे के सारे अंग्रेजों के रिप्रेजेंटेड, अंग्रेजों के फेथफुल थे, कायद-ए-आज़म के नहीं थे। और जब पाकिस्तान बन गए, इनको कुछ ना मिला, तो देन दे बिकेम, दे एम्ब्रेस्ड। इनको तो पाकिस्तान मिला एक लाइक अ हॉट केक, और इन्होंने खाया, लूटा, मारा, इसको मुल्क बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। सबसे ज्यादा कुर्बानियां देने वाले सिंधी थे, सबसे पहले मुस्लिम लीग और ईस्ट बंगाली थे। ये ना तो ये जो NWFP था, वहां से पश्तून जो लोग थे, दे वर विलिंग टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और बलोचिस्तान के अंदर भी फड्डे चल रहे थे खान अफकलात की वजह से। तो सबसे बड़ी कुर्बानी इस मुल्क के लिए दी सिंधियों ने और ईस्ट बंगालियों ने। तो पंजाब के अंदर भी डोमिनेशन किसकी थी? सरशफी ग्रुप की थी, और उधर भी। ये तो जनाब इन्होंने सत्यानाश कर दिया हमारे मुल्क का, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हमारे मुल्क का, और इनको पाकिस्तान बना बनाया मिल गया प्लेट के अंदर। दे आर लूटिंग, दे आर डूइंग एवरीथिंग व्हाट दे कैन डू। और ये गद्दारे वतन है, गद्दारे कौम है ये लोग ज्यादातर जो बने हुए हैं। इनसे जरा पूछो ना, इनको जमीनें कैसे मिली हैं? नाउ दे आर दी फ्यूडल एंड द बिगेस्ट फैमिलीज। आपके मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ी श्राइन्स हैं, बड़ी बड़ी जो श्राइन्स हैं, जो दे बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। दे वर द स्टूजेस एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश इंडिया here in this part of Pakistan. इनकी loyalties उनके साथ थी, and now they are doing what? They are the all in of our country. ना इनके माँ बाप ने शहादतें दी। उन लोगों से पूछो जो बेचारे अपने सारे घर बार को छोड़कर यहाँ पे आए, हजारों की तादाद में खवातीन की इस्मतों को पमाल किया गया, बच्चों को काटा गया, पूरे फैमिलियों को उजाड़ दिया गया। आते ही उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीनों पे सजदे किए अपने मुल्क के अंदर आने के लिए। चाहिए तो ये था कि कायद-ए-आज़म की विजन के मुताबिक अपने अपने मुल्क को कहाँ का कहाँ ले जाते, और हमने किया क्या अपने मुल्क के साथ? बड़ा गर्क कर दिया, सत्यानाश कर दिया। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग इस चीज को समझने की कोशिश करें कि ये जो बड़ी बड़ी जो पार्टीज हैं, दे गॉट नथिंग। आप लोगों को, मुझे और हमें, आप सबको इस मुल्क के लिए करना है। अजय आदिल अहमद को पूछना चाह रहे हैं। सर मैं सर आपने कहा ना, आदिल बेटा पूछो, क्या आदिल क्या बात कहना चाह रहे हैं? सर जैसा आपने कहा कि जो हाउस है, इसकी आवाज कर रही है। आदिल आपका माइक नहीं सही काम कर रहा बेटा। उमर क्या पूछ रहे हो बेटा? सर आपने लैंग्वेज की बात की है ना, कि लैंग्वेज जो कौमी ज़बान होती है उस पे जो कौमें तरक्की करती हैं अपनी ज़बान पे। तो जो आज अमेरिका को देख लें या चाइना को देख लें सर, और टर्की को देख लें, वो सब उनके जो एजुकेशन सिस्टम अपनी लैंग्वेज में है। तो हम लोगों को तो एक मेंटली तौर पे ना बना दिया गया ऐसे कि इंग्लिश जिसको अच्छी आती है वो तरक्की करता है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी इंग्लिश है, नोट्स मिलते हैं, बुक्स मिलती हैं। तो जितना भी हम इंग्लिश को समझ लें ना सर, हम वो अंडरस्टैंडिंग नहीं ले सकते जो हम उर्दू पढ़ के ले सकते हैं, क्योंकि हम उर्दू हमारे अंदर है। ठीक है ना, बचपन से यस ब्रो, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा वो समझ आ गई बेटा, लेकिन आप लोगों को पता है, या तो आप लोग ऐसी गवर्नमेंट लेकर आए, आप ऐसे लोगों को लेकर आए जो आपके साथ धोखा ना करें, जो आपके साथ ब्लफ ना करें, और आपके मुल्क के लिए, आपकी भलाई के लिए काम करें। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, आप जो एग्ज़ाम देते हो, जो एग्ज़ाम लिखते हो, मुल्क का सबसे सुप्रीम जो इम्तिहान है वो CSS है, और उसके अंदर डिटर्मिनेशन होती है आपकी लैंग्वेज की। लैंग्वेज के बगैर यू आर नथिंग। सबसे ज़्यादा जो लोग हैं, 27,000 लोगों ने इस दफ़ा पेपर दिए और 250-250 बंदे पास हुए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि लैंग्वेज पाकिस्तान में, जब तक पाकिस्तान का निज़ाम बदलता नहीं है, तब तक आप लोगों को अपने आप को एट पार लेकर आना है।
आप लोगों को बराबरी की सतह के ऊपर लेकर आना है। आप लोगों को, आपको पता है जुल्फकार अली भुट्टो को उर्दू बोलना नहीं आते थे, इंग्लिश बोला करते थे, और वो जनाब ऐसी उर्दू बोलने लग गए कि जनाब लोग उस पर शिश्ता करते थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कैसी इंग्लिश बोलते थे, कैसी उर्दू बोलते थे। इन लोगों की कैपेबिलिटीज नहीं थी शुरू में, बाद में दे इम्प्रूव। तो आप लोगों को इस मुआशरे में एग्जिस्ट करने के लिए, अपने आप को मुकाबले के ऊपर लाने के लिए, ये एक्सक्यूज नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हमने अपने आप को इम्प्रूव करना है। किसी भी ये तो दूसरे दुश्मन को समझने के लिए दुश्मन की लैंग्वेज को समझना जरूरी है, और हमें अपने आप को इस काबिल करना है, और फिर हमें अपना इस सिस्टम को चेंज करना है। अब चेंज करने के लिए आपको अपने रिप्रेजेंटेटिव्स लाने पड़ेंगे जो इनको चेंज करेंगे। जब तक चेंज नहीं होता तब तक आप लोगों को, यू हैव टू बी दी मास्टर ऑफ एवरीथिंग व्हिच इज गिवन टू यू गाइस एंड व्हिच इज बीइंग डिमांडेड फ्रॉम यू गाइस। मेरी बात सुन रहे हैं? मैं आज से एक्सेप्ट कर लिया ना इसको। जब सर सैयद अहमद खान ने कहा कि इंग्लिश आपको पढ़नी पड़ेगी, इन्होंने स्टार्ट किया, तो हम तो बेटा मैं ये बात ना करो, मुझे बताओ बगैर इंग्लिश के तुम एक काम कर सकते हो पाकिस्तान में? सर मैं ये कहता हूँ कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए इंग्लिश का, सीखना चाहिए, लेकिन पूरे एजुकेशन सिस्टम को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना, इसके मैं खिलाफ हूं। बेटा मैं कह रहा उमर हूँ भाई आपके कहने से क्या होगा? अब आप सिर्फ कहते ही रहेंगे। क्या आपके कहने से क्या जो हमारे सिर्फ इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट रह जाएगा, बाकी जो सब्जेक्ट है उर्दू में आ जाएंगे? अब ये टाइम्स है, ये एक्सक्यूज है, ये बातें हैं सब। सुन लें साकिब और उमर, मेरी बात सुनो उमर, ये एक्सक्यूजेज हैं, इसको खत्म करें, अपने आप को इन्वॉल्व करें इसके अंदर, पढ़ें, बस दबा कर अपने आप पढ़ें, को चेंज करें अपनी कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करो, और एट पार आओ। एट पार का मतलब बराबरी की सतह के ऊपर आओ, फिर इस सिस्टम के अंदर चेंज करो। मुझे भी इंग्लिश नहीं आती, मैं कहूँ कुछ भी नहीं आती इंग्लिश मुझे, बस अब पढ़ना ही है, चेंज करना है अपने आप को कुछ। ओके गाइस, कहाँ रह गए हम? कहाँ थे बेटा हम? सर लैंग्वेज कल्चर के बारे में। ओके, तो लैंग्वेज की, तो इन दो चीजों की बुनियाद के ऊपर फर्स्ट जो बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी रिपोर्ट थी, दैट वाज बीइंग रिजेक्टेड, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। And it was directed that the basic principles committee report, basic principles committee would be coming up with another report लेकर आएगी, and that report was presented in 1952, 1952 के अंदर, 1952 में आई, that is known as second basic principles committee report। अब इसके अंदर जरा गौर से सुनिएगा, इसके अंदर भी कुछ ऐसी गलतियां हुई जिसकी वजह से कुछ ऐसी चीजें की गई जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से सेकंड बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी रिपोर्ट भी खत्म कर देगी। अब जरा गौर से सुनिएगा, कहा यह गया ईस्ट विंग ऑफ पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान इज कंपोज ऑफ 2 विंग्स। कितने विंग्स के ऊपर है? 2। एक है ईस्ट विंग, एक है वेस्ट विंग। यानी ये जो वेस्ट पार्ट ऑफ जो पाकिस्तान है, इसके अंदर अगर अराउंड 19 ज्योग्राफिकल यूनिट्स थे, तो उन सबको मर्ज करके एक विंग बना दिया गया, और दूसरा विंग था उस पार्ट में। और ये कहा गया equal representation would be given to the wings in the upper part of Pakistan, in the upper part of the parliament के upper house में equal representation देगी, equal। और ये कहा गया कि 60 seats would be given to the East Pakistan या East wing, and the 60 seats would be given to the West wing in the upper house of the parliament। तो ईस्ट विंग को भी साथ दे दी और वेस्ट विंग को भी साथ दे दी। और कहा गया to an equal representation would be given, equal representation would be given to East wing and West wing in the lower house of the parliament, and 200 seats to West part and 200 seats in the lower house to the East wing, they were being suggested। अब ये तो वही बात हो गई, पहले जो रिपोर्ट गलत हुई थी, पहली रिपोर्ट में कहा गया कि वाई इक्वल इन अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अब यहाँ पे भी 60 आपने सिंध, पंजाब, NWFP उस जमाने का, आज का KPK, बलोचिस्तान, फाटा, फाना सब और प्रिंसली स्टेट्स को मिला के एक विंग बना दिया आपने उसको।
और ये जो मेंटालिटी थी ये इतनी खौफनाक थी बेटा, मैं आप लोगों को बताऊं, याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा। हिंदुओं का बाप जो है, हिंदुओं का जो बाप है गांधी, गांधी से किसी ने पूछा व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया, इंडिया की ब्यूटी किस चीज में है? उसने कहा द ब्यूटी ऑफ इंडिया लाइज इन इट्स डाइवर्सिटी, द ब्यूटी ऑफ इंडिया लाइज इन इट्स डाइवर्सिटी। पाकिस्तान जब मार्ज़ वजूद में आया तो पाकिस्तान के 4 सूबे थे, इंडिया के 8 सूबे थे। पाकिस्तान 72 साल के बाद भी पाकिस्तान के 4 सूबे हैं और एक मुल्क टूट गया। इंडिया के आज 30 सूबे हैं। They started their travel with 8 provinces. Now they are having 30 provinces. 30 provinces. What we started with 4 provinces. After the disintegration of country, we are still 4. India acknowledged its diversity. India became powerful. The beauty of India lies in its diversity. यानी कि हम अपने मुल्क के अंदर रहने वाले डाइवर्स लोगों को एक्नॉलेज करते हैं। और पाकिस्तान में क्या हो रहा था? पूरी सिंध, पंजाब, NWFP, बलोचिस्तान, प्रिंसली स्टेट, फाटा, फाना को मर्ज करके, यानी डाइवर्सिटी वाज सप्रेस्ड, डाइवर्सिटी को खत्म कर दिया गया। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन बंगाली हमसे आजाद हुए। आज जाग, पंजाबी जाग, सराकिस्तान, ग्रेटर बलोचिस्तान, लरोबर अफगानिस्तान की बात हो रही है, महाजरिस्तान की बात हो रही है, सिंधु देश की बात हो रही है। Until unless you are not going to acknowledge the diversity, जब तक आप अपने मुल्क की डाइवर्सिटी को acknowledge नहीं करेंगे, you are not going to acknowledge the due social, economic and political rights of the people, your country would be disintegrating, I am telling you. And the same thing has happened with us. What we have to do, we have to acknowledge the diversity, और आज भी नहीं माना जा रहा। इसी वजह से ग्रेटर बलोचिस्तान का नारा लग रहा है, इसी वजह से लर्व व बर बलोच अफगानिस्तान का नारा, लर्व बरियों की बात हो रही है। क्यों हो रही है? इसी वजह से कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाइड ही नहीं है, और इसी वजह से बेड़ा गर्क हो रहा है आपके मुल्क का। महाजरिस्तान का नारा लग रहा है, सिंधु देश का नारा लग रहा है, और ये सेकंड रिपोर्ट के अंदर भी ये कह रहे हैं कि सारे ज्योग्राफिकल यूनिट्स को मर्ज करके इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाए। वो भाई मानो दे आर द 55%, यू आर द 45%, यू आर नॉट एक्नॉलेजिंग द डाइवर्सिटी। और बापू कह रहा है the diversity of India lies, इंडिया का बापू, हिंदुओं का बापू कह रहा है the diversity of India lies in its the beauty of India lies in its diversity, and we try to suppress the diversity on the name of nationalism, on the name of Islam, on the name of religion, and because of these things we started to go down instead of rising, और मुल्क टूट गया। आज हर जगह पे नारे लग रहे हैं, एक छोटा सा मुल्क रह गया हमारे पास, उसको काबू नहीं कर पा रहे हम लोग। ये जो लोग जो टवाने थे, जो भी थे, they became the all in all of this country, and they just want to have what? They just want to loot and make the resources and automatically settle back somewhere in other part of the countries or the foreign countries. They are not coming to come back and see that अपने हिसाब से ये क्या ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है, ये आपके पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं। उनके बच्चों के पास बिलियंस के बैंक बैलेंसेस एंड दे आर और वो दे आर लिविंग अब्रॉड, और यहाँ पे लूटते हैं। दे यूजुअली कम अप टू लूट, और ये लूटते हैं, और ये सियासतदान सारे के सारे लूट रहे हैं हमारे मुल्क को। यस सर। मैं कहता हूँ कि अच्छा खैर सर छोड़ो इस बात को, मैं थोड़ा सा जज्बाती हो जाता हूँ इस मामले में, क्योंकि पाकिस्तान ठीक है सर, बोलना चाहिए सर, हम सबको होना चाहिए जज्बाती इस मामले में सर। पाकिस्तान की जो बात आती है जज्बाती होना बनता है, क्या ख्याल है सर? ये जो पाकिस्तान हमारा डूब रहा है सर। ये जो आपने आज इसकी बताई है सारी बैकग्राउंड, इसकी कोई बुक है, कोई रिकमेंड करेंगे? कहाँ से? इसकी बेटा मैं नोट्स दे रहा हूँ आपको, टेंशन ना लें, आप परेशान ना हो। ओके सर। ओके गाइस, अब अगली बात सुने जरा। यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन दी अपर हाउस, उसको भी दे दो 60, इनको भी दे दो 60, और इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन लोअर हाउस, उनको भी दे दो 200, इनको भी दे दो 200। इसी वजह की बुनियाद के ऊपर 1950 में पहली रिपोर्ट रिजेक्ट हुई थी। इसमें बाय इक्वल, यहाँ के लोग कहते थे वी आर मोर इन नंबर्स, वी आर मोर इन ज्योग्राफिकल नंबर्स, वी शुड बी गिवन मोर रिप्रेजेंटेशन इन अपर हाउस। वहां के लोग कहते थे वी आर मोर इन पॉपुलेशन, so we should be given more representation in lower house.
और उस सारी रिजेक्शन को इन्होंने सारे जो पॉइंट को रिजेक्ट किया और फिर वही 200 वहां पे सीटें नहीं तजवीज की थी, यहाँ पे सीटें कर दी लेकिन इक्वल और बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ, एक असूल को माना इन्होंने, एक असूल सर माना, आई वो हैव अ क्या था? क्वेश्चन। और एक असूल माना जी बेटा उमर, मैं आ रहा हूँ। एक असूल क्या माना उन्होंने एक असूल माना, वो ये माना उन्होंने कि लोअर हाउस वुड बी हैविंग मोर पावर ऑफ लॉ मेकिंग। ये असूल मान लिया गया और एक असूल को माना है। और लैंग्वेज का इशू के पर ये खामोश थे और फिर इस्लाम का और रिलीजन का तड़का लगा रहे हैं, रिलीजन का तड़का लगा रहे हैं कि लोगों की जिंदगियों को इस्लाम के मुताबिक गुजारने के लिए एक शूरा काउंसिल बनाई जाएगी, रिलीजियस काउंसिल, जिसके 5 स्कॉलर्स होंगे, शिया, सुन्नी, देवबंदी वगैरह वगैरह से बनके उनका एक काउंसिल बनाई जाएगी। दैट विल बी रिकमेंडिंग हाउ द लाइव्स ऑफ द पीपल मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ कुरान एंड सुन्ना। इस तरह की बातों में टाइम जाया हो रहा है। इस्लाम पाकिस्तान में, मैंने आप लोगों को बता रहा था, पाकिस्तान में इस्लाम को जब भी इस्तेमाल किया गया है सिर्फ सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया गया और कभी इस्लाम को इसकी ट्रू लैटिन स्पिरिट के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया गया। उमर क्या पूछना चाह रहे थे आप बेटा? उमर पूछो, सवाल पूछना चाह रहे थे। हमजा पूछना चाह रहे हैं। जी हमजा। जी हमजा बदीनी। सर जी भाई सर बात आपने करो, बताया क्या हो गया? कि जो वेस्ट विंग था वो कह रहा था कि हम, सर आप कह रहे थे कि ज्योग्राफिकल यूनिट्स की बुनियाद पे वेस्ट विंग ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मांग रहा था और ईस्ट विंग पॉपुलेशन की बेस पर रिप्रेजेंटेशन मांग रहा था, तो आइडियली क्या करना? आइडिया देना चाहिए था। जो ज्योग्राफिकल में ज्यादा थे उनको ज्योग्राफिकल में देते, जो पॉपुलेशन में ज्यादा थे उनको पॉपुलेशन के बुनियाद पे देते, और इसको बात मान ही नहीं रहे थे। साद फरीद क्या पूछना चाह रहे हैं? जी साद बेटा। सर ये मजलिस शुरा किसको कहते हैं? पार्लियामेंट को कहते हैं बेटा, पार्लियामेंट को। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा। आपने कहा कि डाइवर्सिटी की हमें ना इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी। अगर हम सर उनको इम्पोर्टेंस देते तो जैसे ये बंगाली है, उन्होंने पहले ही बात डिक्लेयर कर दी कि वो उर्दू को ठीक है मानते लेकिन वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज भी लाना चाहते थे। अगर हम ऐसे नेशनल लैंग्वेज, नेशनल। हाँ जी, हाँ जी, अगर हम बाकी भी ऐसे सबको इम्पोर्टेंस देते सर, तो वो ये ना कहते कि हम भी अपनी ही अच्छा चीजों को बेटा, आगे हम लाना समझ आ चाहते गई थे। मुझे आपकी बात। वहाँ जी बेटा इंडिया में 8 सूबे थे, ठीक है जी, लेकिन इंडिया में 26 नेशनल लैंग्वेजेस थी। कितनी? 26। और उर्दू भी उसमें नेशनल लैंग्वेज है। अच्छा, उर्दू भी उसमें नेशनल लैंग्वेज। उनको पाकिस्तान पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि जी वहां पे जो मुसलमान रहते हैं वो उर्दू बोलते हैं। क्या इंडिया ने उर्दू का स्टेटस, मोदी अब 72 साल के बाद अब करने की कोशिश कर रहा है और वही गलतियां कर रहा है जो पाकिस्तान ने गलतियां की शुरू में। लेकिन उन्होंने उर्दू को कौमी जुबान का दर्जा दिया, बिहारी को कौमी जुबान का दर्जा दिया, गुजराती को दिया, और चिनाए जो लोग चिनाए वहां पे 26 लैंग्वेजेस वहां पे नेशनल है। हमारे मुल्क में बलोची को भी नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस होना चाहिए, पंजाबी को भी, सिंधी को भी, पश्तून को, जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं सबको कौमी जुबान का दर्जा होना चाहिए, सराइकी को भी। ओ भाई, इससे मुल्क मजबूत होता है, इससे मुल्क टूटता नहीं है। बिल्कुल। लेकिन सर नेगेटिव वे में तो जैसे अगर कहें तो ये लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं फिर। बेटा क्यों होंगी? इंडिया में कहाँ से लड़ाई हो रही है उर्दू के नाम पे? ठीक सर। वहां पे देखें, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो मूवीज, साकिब अपना माइक बंद करो। ओके गाइस, मैं तो उर्दू देखें, इंडिया के अंदर उर्दू नेशनल लैंग्वेज है, तो वहां पे सबसे ज्यादा मूवीज उर्दू में बनती हैं। और बॉलीवुड की सबसे बड़ी जो बैकबोन है तमिल, खैर तमिल भी है लेकिन उर्दू भी है, उर्दू बोलते हैं वो जी। और इसे ये एक्नॉलेज किया जाता है, इससे मुल्क मजबूत होते हैं। खैर बेटा, क्लास का टाइम खत्म हो गया,
और ये सारे जो लेक्चर्स हैं इंशाल्लाह इसको एक एक करके मैं अपलोड करता हूँ और आप लोगों को मिल जाएंगे। और आज मैं आप लोगों के जो नोट्स हैं वो भी मैं वहाँ पे दोबारा भिजवा दूंगा। कोई बच्चा बात पूछना चाह रहे हैं, उमर पूछना चाह रहे हैं, बदीनी, नुमान जी बेटा एक एक करके पूछें जल्दी से। सर मेरा नेट लो इसलिए सर अब टोटल डिस्कनेक्ट हुए। सर क्वेश्चन ये है कि सर आपने कहा एक रूल एक्सेप्ट हुआ था, वो क्या रूल था सर? जी बेटा कौन सी बात कर रहे हैं आप? सर आपने अभी कहा कि एक रूल एक्सेप्ट हुआ जो 1952 की जो लोअर हाउस की नेशनल बात असेंबली। हाँ बेटा क्या बताया था, बताए कौन बताएगा? अरे आपने लोअर आपने हाउस बताया की था बात लोअर की हाउस वो पावर दी जाएगी। लोअर हाउस, आपने बताया था। शाबाश शाबाश। लोअर हाउस में रिप्रेजेंटेशन में दी जाएगी ज्यादा, लोअर हाउस को लॉ मेकिंग की और अपर हाउस को लॉ मेकिंग की पावर कम कर दी गई। ठीक है सर क्विज के बारे में बता दें। जी बेटा क्विज इंशाल्लाह मैं अब क्योंकि मुझे लग रहा है कि क्लासेस हमारी ऑनलाइन ही होनी है तो मैं कोई गूगल फॉर्म्स वगैरह बनाऊंगा, उसके जरिए मैं आप लोगों के लूंगा। जी उमर बेटा कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर वो मोहम्मद हमजा नोट मैंने पूछी बात करनी। सर जो नोट्स आपने पहले सेंड किए हैं स्टूडेंट कह रहे हैं कि आज वाला जो टॉपिक है ना उसको नहीं है, तो ये जो अभी आपने करने हैं ये हर वीक के अलग से नोट्स होंगे या? जी बेटा हर वीक के अलग, जो जो रीडिंग पढ़ेंगे उसके नोट्स अलग होंगे। ठीक है सर। जी उमर क्या पूछना चाह रहे हैं? हमसा क्या पूछना चाह रहे हैं? सर मैं ना क्लास में सर इंटरनेट की वजह से 5 मिनट लेट इंटर हुआ हूँ सर, तो मेरी प्रेजेंट नहीं लगी सर। देख लेते हैं बेटा। ओके आई थैंक यू मच। जी मोहम्मद उमर क्या पूछना चाह रहे हैं? सर मेरे भी प्रेजेंट याद है और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि ये जो भुट्टो को फांसी दी थी ये सही थी कि गलत थी? आप खुद डिसाइड करें इसके मामले में। जी बेटा और बताइए। सर मेरी प्रेजेंट सर मेरी प्रेजेंट बेटा वो लग जाती है अभी।